तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। स्टेट की उत्पत्ति को लेके जो भी थ्योरीज है उसमें हम लोग जो प्रधानतः जो मेन इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक जो समझौता थ्योरी है उसको हम लोग डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। ए क्लियर कट एंड इलाबोरेट एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट इज एसोसिएटेड विद थॉमस हॉब्स and John Locke, both from England of the 17th century and Rousseau from the France of the 18th century। देखिए, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो सामाजिक समझौता की जो थ्योरी हम लोग जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है, ये एक जो स्टेट की उत्पत्ति को लेके जो जितने भी थ्योरीज है उसमें एक प्रधान मेन एक थ्योरी माना जाता है और सबसे प्रैक्टिकल एक थ्योरी माना जाता है। तो इसकी जो जनक, इसकी जो इस थ्योरी को जो पहले अग्रगणी जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने इस थ्योरी को हमारे सामने आगे रखा था, वो है थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, जो भी इंग्लैंड के दार्शनिक थे, पॉलिटिकल आपका राजनीतिक चिंताविद थे। ये आपका 17वीं शताब्दी के चिंताविद थे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो दार्शनिक थे वो है रूजू, जिनके बारे में हम लोग कई अन्य थ्योरी हम लोग जाने हैं, जिनको हम लोग जानते हैं। वो फ्रांस से बिलोंग करते थे और वो 1800 शताब्दी के आसपास के दार्शनिक थे। The theory holds that the state is the result of man's deliberate intentions expressed through a contract agreement concluded in a pre-civil and pre-political period। देखिए, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो नींव है, ये धारणा है, ये इस पे आधारित है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो मनुष्य की स्वेच्छा, निजी इच्छा के अनुसार हुई थी। और ये इच्छा के फलस्वरूप मनुष्य ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट या समझौता किया था, जो कि आपका प्री सिविल, जो समाज व्यवस्था के गठन से पहले जो सामाजिक व्यवस्था था, प्री सिविल, और प्री पॉलिटिकल, जो राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था से पहले जो समाज था या मनुष्य की स्थिति था, उस समय मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था या एक एग्रीमेंट किया था, जिससे कि ये स्टेट की या राज्य की स्थापना हुई थी या उत्पत्ति हुई थी। और ये जो प्री सिविल, जो समाज, जो आधुनिक सभ्य समाज से पहले जो समाज था, या जो आधुनिक जो राजनीतिक पीरियड की प्री पॉलिटिकल जो अवस्था से पहले जो समाज था, उसको स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। या जो प्रकृति की अवस्था, प्राकृतिक जो मनुष्य की अवस्था था, उसको कहा जाता है स्टेट ऑफ नेचर। जो मनुष्य एकदम प्रकृति के एकदम करीब था और बिल्कुल प्रकृति के नियमों अनुसार ही चलता था। The theory therefore assumes that there existed a time when there was no state and that people lived in the state of nature, meaning thereby a। और ये थ्योरी ये एज्यूम करती है क्या कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये जो एक ऐसा एक काल था जहाँ पे कोई राज्य नहीं था और लोग बिल्कुल आपका स्टेट ऑफ नेचर, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, मीनिंग thereby a situation when people lived without law, without authority and without government। कि एक ऐसी अवस्था में जो जहाँ पे लोग बिना कोई कानून के, बिना कोई व्यवस्था के, मतलब कोई शासन के, अथॉरिटी, कोई भी संचालित करने वाला व्यक्ति के परे, मतलब उनसे कोई भी संचालित करने वाला कोई भी राजा या प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री कोई भी नहीं था, और कोई भी आपका गवर्नमेंट नहीं था, कोई भी आपका राज्य व्यवस्था नहीं था। तो उस समय की जो अवस्था था वो उसको हमें यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर कहा गया है। हॉब्स, लॉक एंड रूजू क्लासिफाई द ह्यूमन सोसाइटी लिविंग इन टू एरास। और जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो जो जनक, जो हॉब्स, लॉक एंड रूजू को माना जाता है, उन्होंने जो मनुष्य समाज को, ह्यूमन सोसाइटी को दो भाग में आपका विभक्त किया था, दो एरा में, दो समय की काल में विभक्त किया था। पहला है द एरा ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। जो पहला जो काल है वो आपका प्राकृतिक अवस्था की जो अवस्था थी, काल थी। और दूसरा जो एंड द एरा ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी स्टेट, जब मनुष्य आपका प्राकृतिक अवस्था से हटके एक राज्य व्यवस्था या समाज व्यवस्था की स्थापना की थी, तो वो आपका पॉलिटिकल सोसाइटी या आधुनिक जो पॉलिटिकल सोसाइटी या राज्य व्यवस्था है, उस एरा
को कहा जाता है। तो दो दो काल था मनुष्य का। एक था आपका जो स्टेट ऑफ नेचर, जो बिल्कुल ही प्रकृति के करीब था, जो प्रकृति की नियमों अनुसार चलता था। दूसरा, कोई राज्य व्यवस्था नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई राजा या कोई प्रधानमंत्री नहीं था। मनुष्य बिल्कुल प्रकृति के नियम से ही चलता था। और जो दूसरा जो एरा है, दूसरा जो काल है, ये जो हम लोग आधुनिक काल में हम लोग जो रह रहे हैं, जो कि हम एक राज्य व्यवस्था में रहते हैं, एक समाज व्यवस्था में रहते हैं, उसको आप एरा ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट कहा गया है, उन्होंने कहा है। दे ऑल सेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर हैविंग द स्टेट वाज कंक्लूडेड बाय द पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर। और इन तीनों जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, हॉब्स, लॉक और रूसो का, इन तीनों ये सहमत थे, इस बात पे सहमत थे कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ये आपका जिससे कि इस राज्य की स्थापना हुई थी, ये आपका जो मनुष्य जब आपका प्राकृतिक अवस्था में था, स्टेट ऑफ नेचर था, उस अवस्था में उन्होंने इसको आपका ये समझौता उन्होंने किया था, और जिसके फलस्वरूप हमारा राज्य की स्थापना हुई थी। It was after the conclusion of the contract that people left the state of nature and entered into political society. अभी देखिए, ये जो स्टेट, जो प्राकृतिक अवस्था थी, ये आपका जब मनुष्य एक समझौता पे आ गया एक दूसरे से कि हमें एक राज्य व्यवस्था में रहना है, एक समाज व्यवस्था को हमको गढ़ देना है, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे से सुरक्षित रहे, हम एक सुखी और एक आपका सुरक्षित समाज में रहे। जब मनुष्य ने कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये समझौता किया कि हमें एक राज्य व्यवस्था या समाज व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक समाज की गढ़ लेना चाहिए, तब मनुष्य जो उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है उसको छोड़ के वो आपका जो राजनीतिक सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, उस पर वो दाखिल हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज अ डिवाइडिंग लाइन। तो अभी जो स्टेट ऑफ नेचर है और जो पॉलिटिकल सोसाइटी है या समाज व्यवस्था है या राज्य व्यवस्था है, उसके बीच में जो अंतर है, जो दीवार है, या जो आपका डिफरेंस है, वो है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। जो जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मनुष्य आपका वो स्टेट ऑफ नेचर से हटके आपका समाज व्यवस्था या राज्य व्यवस्था में वो दाखिल हो गया है। What the three philosophers, that is the contractualists, convey to us is that in the state of nature, man lived without authority, and in the state of nature, they felt the need of the state's necessity, and therefore the contract among them and state's appearance after the contract. और ये तीनों जो दार्शनिक है या फिलोसोफर्स है, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये कहना चाहते हैं कि ये हमें हमारे आगे ये बताना, ये जाहिर करना चाहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, उस पर मनुष्य बिना कोई अथॉरिटी के, कोई संचालक के, बिना कोई संचालक के वो रहता था। और उस स्टेट ऑफ नेचर में बहुत सारे मतलब दिक्कतों की सम्मुखीन होना पड़ा था मनुष्य समाज को, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे से डरा हुआ था, कोई भी सुरक्षा नहीं था, कोई भी किसी को मार सकता था, किसी की धन को वो जब्त कर सकता था। तो मनुष्य एक दूसरे से सुरक्षित नहीं महसूस करता था। मनुष्य मतलब एक दूसरे को हमेशा मतलब संदेह की नज़र से देखता था, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता था। तो इस समाज में जब आपका जो स्टेट ऑफ नेचर था, उसमें जो कि मतलब मनुष्य एक दूसरे का बिल्कुल ही मतलब एक दुश्मन की तरह था, जो कि हॉब्स का धारणा था। तो उस समय मनुष्य को ये महसूस हुआ कि उसे एक राज्य व्यवस्था चाहिए, एक समाज व्यवस्था चाहिए, जिससे कि वो एक सुखी या सुरक्षित जीवन यापन कर सके। तो जो और इसी जो ज़रूरत, जो स्टेट की, जो राज्य व्यवस्था की ज़रूरत जो मनुष्य की हुई, और जब मनुष्य ने आपस में समझौता कर लिया कि हम एक राजा या एक प्रधानमंत्री या नेता को चुनेंगे और हम एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता के दायरे में रहेंगे, तो आपका जो राज्य की स्थापना हुई या राज्य हमारे सामने या आई या राज्य की उत्पत्ति हुई। इट इज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ स्टेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड कुड बी मेड, एंड द एम्फेसिस ऑन स्टेट अथॉरिटी और पावर्स ऑफ द स्टेट केम टू बी लेड। और ये जो राज्य की जब उत्पत्ति हुई, तो तब से जो डिस्टिंक्शन, जो आपका जो डिफरेंसेस है, या जो भी आपका जो रूलर, एक जो शासक और जो जिस पे शासन करने वाला राजा या प्रजा के बीच में जो डिफरेंसेस है, वो हमारे सामने आने लगे। और एम्फेसिस ऑन स्टेट अथॉरिटी और पावर्स, और जो राज्य व्यवस्था की जो अथॉरिटी, जो शासन व्यवस्था पे या राज्य की जो पावर, जो क्षमता पे मनुष्य ज़्यादा महत्व देने लगा, ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब राज्य की उत्पत्ति हुई।
देयर इज एग्रीमेंट एग्रीमेंट अमॉन्ग द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स ऑन वेरियस इश्यूज। अभी देखिए, हॉब्स, लॉक एंड रूजू ने तो आपका ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता थ्योरी को तो आगे लाया था हमारे सामने, लेकिन कई सारे इश्यूज है उस जिसपे तीनों आपका सहमत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर, जो स्टेट ऑफ जो प्राकृतिक अवस्था की जो स्थिति थी वो कैसा था। हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ मैन, उस जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की कंडीशन की क्या थी, मनुष्य की अवस्था की थी क्या थी। व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, ये जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो किस लिए, उसका एक्चुअल जो असल कारण क्या था, जो कि जिसके लिए मनुष्य ने ये कॉन्ट्रैक्ट की थी, साइन की थी, जिसके फलस्वरूप राज्य की स्थापना हुई थी। व्हाट वाज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मनुष्य ने साइन की थी, ये इसकी नेचर, इसकी अवस्था या नेचर की क्या थी, उसकी स्थिति कैसी थी, किस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट थी। व्हाट टाइप ऑफ स्टेट अपियर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो स्टेट जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो राज्य की उत्पत्ति हुई थी वो किस तरह की स्टेट थी, ये एक राजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या समाजतांत्रिक, किस तरह की एक राज्य थी। ये तीनों जो ये सब जो इश्यूज है, इसमें ये तीनों जो थ्योरिस्ट है, दार्शनिक है, हॉब्स, लॉक और रूजू, तीनों सहमत नहीं है आपस में, तीनों की थ्योरी अलग अलग है। आर क्वेश्चंस ऑन व्हिच द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट डिफर्ड ड्रास्टिकली, और तीनों इन सभी विषयों में आपका तीनों दार्शनिक आपके जो एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग धारणा या विचार रखने वाले थे। ऑन व्हाट दे वेयर टू एग्री इज दैट देयर वाज अ काइंड ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ नेचर कॉल्ड द नेचुरल लॉ। लेकिन ये तीनों दार्शनिक एक बात पे सहमत थे कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, जो प्राकृतिक अवस्था की जो स्थिति थी, उस समय भी एक लॉ, एक कानून व्यवस्था, एक मतलब कानून व्यवस्था था जो लोग मानते थे, और जो उस कानून व्यवस्था को आपका जो प्राकृतिक कानून है वही चलता था, दूसरा कोई कानून नहीं चलता था। मैन डिड पॉजेस नेचुरल राइट्स, और मनुष्य की उस जो नेचर की फलस्वरूप, नेचर की आपका मद्देनज़र जो भी उसको राइट्स, जो अधिकार मिलते थे, वही राइट्स वो एंजॉय करता था, उसी को वो मतलब उसकी लाभ उठाता था, और जिसकी सुरक्षा आपका नेचर ही देता था, दूसरा कोई उसको सुरक्षा देना या कोई कानून व्यवस्था नहीं था। बट विद रिगार्ड टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स प्रोवाइडेड एन ओमनीपोटेंट स्टेट। लेकिन ये तो एक नेचुरल लॉ था, नेचुरल कानून था, ये सभी मानते थे, और लोगों के पास नेचुरल राइट्स थी, ये सभी, ये तीनों दार्शनिक मानते थे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद किस तरह की राज्य की स्थापना हुई थी, इसके बारे में हॉब्स कहते थे कि जो राज्य की स्थापना हुई थी वो एक ओमनीपोटेंट स्टेट थी, जिसका मतलब एक राज्य व्यवस्था जिसमें आपका राजा ही सब कुछ था, उसके हाथों में सभी आपका पावर थे, सभी क्षमता थी, और लोगों को, राजा को मानना ही पड़ता था। डेट इज एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, मतलब जो सोवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट था, जिसके पास मतलब पूरा सर्वव्यापी, सर्वोच्च उसके पास अधिकार या पावर था, क्षमता था, और लोगों को उसको मानना ही पड़ता था। लॉक एडवोकेटेड ए लिमिटेड स्टेट, और जो लॉक की जो राज्य की जो धारणा थी, जो सामाजिक समझौता के बाद आई थी, वो था एक लिमिटेड स्टेट, मतलब स्टेट के पास एब्सोल्यूट, सर्वव्यापी आपका पावर नहीं था, क्षमता नहीं था, बल्कि उसके पास एक लिमिटेड, एक सीमित क्षमता या पावर, अधिकार थी। डेट इज पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, मतलब राजनीतिक ही अधिकार थी, सामाजिक अधिकार नहीं थी। लेकिन हॉब्स के हिसाब से उसके पास राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह की आपके जो सोवरेन है, जो राजा है, उसके पास अधिकार था। रूजो टॉक्ड अबाउट ए डेमोक्रेटिक स्टेट बेस्ड ऑन हिज थ्योरी ऑफ जनरल विल, दैट इज पॉपुलर सोवरेनिटी। यहाँ पे जो हम आजकल के वर्तमान की जो डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे लोगों की राय या मत को सर्वोच्च अधिकार मिलता है, सर्वोच्च मान दिया जाता है, तो रूजो उसी की बात करते हैं, जो स्टेट ऑफ नेचर की, जो कि एक डेमोक्रेटिक था, जो कि एक गणतांत्रिक स्टेट था, और ये जो उनकी जो गणतंत्र राज्य था, वो आपका थ्योरी ऑफ जनरल विल, जो लोगों की समूचा इच्छा शक्ति के आधार पे ही गठित था, और इसको वो कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब एक मतलब जनगण का, सभी के चाहने वाला, सभी की इच्छा अनुसार जो एक राज्य व्यवस्था थी, उसको, उसकी धारणा, उसकी विचार रूजो रखते हैं। और लॉक एक लिमिटेड स्टेट की धारणा रखते हैं, जो कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी
ही तक सीमित है। लेकिन हॉब्स एक ओमनिपोटेंट स्टेट की बात करते हैं, जो कि एक उसके पास सर्वोच्च या सभी एब्सोल्यूट सोवरेनिटी था, उसके पास पूरी तरह की हर क्षमता उसके पास, राजा के पास, या जो समाज व्यवस्था, समाज को चलाने वाला शासक था, उसके पास ये अधिकार था। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने जान लिया है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था क्या, इसके आधार क्या था, या ये किस लिए लोगों ने, या जो प्राकृतिक अवस्था की जो अवस्था में लोगों ने क्यों ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट या समाज व्यवस्था की थ्योरी को अपनाया था। लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की भी निंदक है या समालोचक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हैज़ बीन कॉन्डेम्ड बाय क्रिटिक्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ बैड हिस्ट्री, बैड लॉ एंड बैड फिलोसफी। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसको जो क्रिटिक्स है, जो समालोचक है, ये निंदक है, ये तीन कारणों में इसको निंदा करते हैं, इसको गलत धारणा करते हैं, देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये बेस्ड ऑन बैड हिस्ट्री, बैड लॉ और बैड फिलोसफी। मतलब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये गलत इतिहास, गलत कानून और गलत धारणा की फलस्वरूप ही ये गठित है। मतलब इसकी कोई ठोस इतिहास नहीं है, कोई सही कानून नहीं है, या कोई सही दिशा या मतलब सोच के आधार पे ये कायम नहीं है। इट हैज बैड हिस्ट्री इन सो फार एज देयर इज नो प्रूफ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एवर बीन मेड। ये एक गलत इतिहास के आधार पे है, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि मनुष्य ने कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था या कॉन्ट्रैक्ट में आया था या समझौता किया था। इसकी कोई ठोस सबूत, ऐतिहासिक सबूत नहीं है हमारे पास। इट वॉज बैड लॉ इन सो फार एज द कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड वॉज इरिवोकेबल, परमिटेड एंट्रेंस एंड प्रोहिबिटेड एग्जिट। और ये एक गलत कानून के आधार पे इसलिए है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मतलब इरिवोकेबल है। मतलब ये इरिवोकेबल मतलब कोई भी चीज़ वापस हम ले नहीं सकते हैं। जैसे कि मतलब उसको वापस हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसको एक बार हो गया तो हो गया, मतलब इसको वापस लेके मतलब दूसरा उसमें उसको तब्दील नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको इरिवोकेबल कहा जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जब लोग एक बार आ गए हैं उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक बार राज्य की स्थापना हो गई, शासन व्यवस्था की विराजमान हो गई है, तो उसके बाद उस शासन व्यवस्था से, उस राज्य व्यवस्था से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि ये इरिवोकेबल है। वन वे, ये कहा जाता है वन वे ट्रैफिक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर लीगली इनवैलिड, क्योंकि इसको एक तरफा ही मतलब जाने वाला एक रास्ता कहा गया है, जिससे कि लोग तो जा सकता है लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसको इसी मद्देनज़र कानूनी रूप से इसको इनवैलिड या बेमायने बोला गया है। यह जो समालोचक है या निंदक है, ये कहते हैं इसको कानूनी रूप में इसको बेमायने करार देते हैं। It was a bad philosophy insofar as political consciousness can never be the result of any one moment as the contractualists make us believe so। और इसको दार्शनिक रूप में भी इसको गलत इसलिए करार देते हैं निंदक, क्योंकि जो राजनीतिक जो चेतना, जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहते हैं कि जो राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप जो लोगों ने समाज व्यवस्था या राज्य व्यवस्था की स्थापना की थी, वो अचानक हो गई। अचानक लोगों ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहता है, अचानक लोग उब गए थे या परेशान हो गए थे जो प्राकृतिक अवस्था से, जिसमें कोई सुरक्षा नहीं था, कोई आपका मतलब लोग एक दूसरे से सुरक्षित नहीं थे, और अचानक उन्होंने उनकी बीच में ये राजनीतिक चेतना आ गई और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये कहना है क्रिटिक्स का या समालोचक का, क्योंकि जो राजनीतिक चेतना है वो धीरे धीरे उत्पन्न होता है, और ये एक दिन में या अचानक होने वाला एक स्थिति नहीं है, एक चेतना या एक संवेदना नहीं है। अभी अंत में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की पॉजिटिव्स भी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हाउ कैनॉट बी ओवरलुक्ड। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट ऑन टू ग्राउंड्स, क्योंकि दो ठोस मतलब कारणों से हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कभी भी उसको बेमायने या उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पहला जो कारण है, इट सर्व्ड द बेसिस फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स कंसेंट। क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ही है जो कि आपका मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, जो जनरल विल या पॉपुलर सोवरेनिटी, लोगों की इच्छा अनुसार जो एक गवर्नमेंट की बात करती है, तो इसकी एक बेसिस या इसकी नींव रखती है। क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ही था वो जो कहता था कि जो स्टेट है
वो जो रूजो कहते थे वो लोगों की जनरल विल या पॉपुलर सोवरेंटी है, मतलब लोगों की समूचा इच्छा शक्ति की फलस्वरूपी है, और ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक नींव है। और इसको इसको हम कहाँ इसको इस जो ये जो जनरल विल की जो बात पहले कहाँ आपका जो उल्लेख हुआ था, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से हमको मालूम होता है। और इसलिए हम जो एज ए बेसिस जो मॉडर्न डेमोक्रेसी आधुनिक जो गणतंत्र की नींव के हिसाब से हम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को थ्योरी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इट कॉन्डेम द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी एज ऑब्सोलीट एंड प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ द ओरिजिनल स्टेट। और दूसरा जो ठोस कारण है, क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये जो डिवाइन ओरिजिन जो कहता है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी जो कहता है कि जो राजा है वो ईश्वर द्वारा प्रेरित एक दूत है और उसी की अगुवाई लोगों को करना है, प्रजा को करना है, और उनको राजा के सामने उसकी आदेश का मानना पड़ेगा, क्योंकि राजा को मानना भगवान को मानना के समान है। तो ये जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है उसको भी ये निंदा कड़ी रूप से इसकी आलोचना करता है। इसीलिए भी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को बोलता है एक पुराना, एक मतलब एक ऑब्सोलीट जो बेमायने एक थ्योरी, और मतलब उसकी जो एक ऑल्टरनेटिव एक मतलब उसकी एक मतलब एक दूसरा एक हमें एक मतलब ऑप्शन देता है, जो कि थ्योरी ऑफ ओरिजिनल स्टेट, जो कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, जो डिवाइन ओरिजिन ईश्वर द्वारा प्रेरित जो समाज व्यवस्था है उसकी एक ऑल्टरनेटिव एक ओरिजिनल स्टेट मतलब राज्य की उत्पत्ति की एक थ्योरी हमें प्रदान करता है, जो कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी से कई गुना बेहतर है। तो दोस्तों ये था हमारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर कुछ डिस्कशन। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे द हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट। तो आशा करता हूँ आज का डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।